मैंने आपको हर बार कहा है कि रीजनिंग में किसी भी चैप्टर को कितना भी अच्छा क्लियर कर लो, अगर आप प्रश्न की प्रैक्टिस नहीं की तो आप एग्जाम में प्रश्न को नहीं बना पाओगे। तो आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 22 देखेंगे। यदि आप एसएससी, रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जैसे रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न, रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए प्रश्न, एसएससी में पूछे गए प्रश्न, यूपी पुलिस में पूछे गए प्रश्न को यहाँ पर हम कवर करेंगे। हम यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन इसीलिए कवर कर रहे हैं ताकि एक ही प्रैक्टिस सेट से आपकी सभी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी यहाँ पर आपको संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, इसी श्रृंखला में अगला प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो देखिए, जब भी आपको संख्याओं की श्रृंखला को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, संख्या को ध्यान से देखना होगा कि संख्या कैसे लिखी है, क्या श्रृंखला में संख्या बड़ी है या फिर छोटी है। तो यहाँ पर संख्या हमारे पास ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है हज़ारों में, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंतर से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर पहली संख्या हमारे पास क्या है 99,986, फिर दूसरी संख्या 99,996, यानी कि अगर हम यहाँ पर अंतर से सोल्व करते हैं तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर हम अंतर को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 99,986 से क्या करेंगे, 99,996 को देखेंगे। तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो यहाँ पर +10 किया है। कितना प्लस किया, तो यहाँ पर +10 किया है। फिर यहाँ पर 99,996 से आगे देखेंगे हम यहाँ पर 1,96,000 को, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो आपको कि यहाँ पर अगर सीधे अगर 1,00,000 हो गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 100 का अंतर है। कितने का अंतर है, तो इसमें यहाँ पर 100 प्लस किया है। फिर यहाँ पर देखेंगे, देखिए 1,96,000 से आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, तो 1,01,096, यानी कि यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आपको कि यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर 1,000 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, तो 1,000 प्लस हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसी पैटर्न को समझ के क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। तो पैटर्न को समझिए, सबसे पहले 10 प्लस हुआ था, उसके बाद 100 के बाद सीधे 1,000, यानी अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो 10 के बाद सीधे 100 मतलब 10 का 10 गुना, उसके बाद 100 से सीधा 1,000 मतलब 100 का भी 10 गुना, और अगर हमें अगली संख्या लाना है तो हम क्या करेंगे, इसका भी 10 गुना करके यहाँ पर प्लस करेंगे। तो 1,000 का 10 गुना कितना होता है, तो आपको हो गया 1,000 का 10 गुना 10,000 होता है, तो यहाँ पर 10,000 प्लस होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 1,01,096 में 10,000 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको कि यहाँ पर हमारे पास 1,11,096 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 1,11,096 हो जाएंगे। तो क्या ऑप्शन में 1,11,096 दिया है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर प्रॉपर पैटर्न को समझ के प्रश्न को सोल्व करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यानी यहाँ पर आपको एक आकृति पैटर्न दिया है, इस आकृति पैटर्न में कितने त्रिभुज की संख्या है ये आपको बताना है। तो त्रिभुज काउंट करने के 2 तरीके मैंने बताया था, एक तो हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल काउंट करते हैं, फिर डबल डबल ऐसे करके हम काउंट करते हैं, या फिर आपको एक ट्रिक भी लगाना है। अब ट्रिक कैसे, मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा कि ट्रिक कैसे लगाना। ठीक है, तो सबसे पहले आप ट्रिक को समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम अगर त्रिभुज के देखते हैं तो ये हमारा एक सिंगल त्रिभुज है। अब सिंगल त्रिभुज तो आसान हम बता देंगे, लेकिन ऐसे ही त्रिभुज में क्या होता है कि बीच में लाइनें खींची हुई मिलती है। जब ऐसे त्रिभुज में बीच में लाइन खींची हुई मिलती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर भी सिंगल गिनते हैं या फिर ट्रिक लगाते हैं। तो अगर एक ही लाइन मिलेगी तो आप यहाँ पर सिंगल गिन के बता दोगे कि एक ये वाला एक बड़ा वाला मिला के 3 हो जाएंगे। लेकिन ऐसे ही त्रिभुज में आपको और ज़्यादा लाइन खींची हुई मिल जाएगी तो वहाँ पर आप ऐसे सिंगल सिंगल गिनोगे तो कन्फ्यूज हो जाओगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक ट्रिक लगाना। आप ट्रिक क्या लगाना, देखिए जैसे आपको ऐसी लाइन खींची हुई मिले तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, कॉलम में संख्या लिखना। जहाँ पर भी तल है, तल वाले से आपको कॉलम में संख्या लिखना है। तो तल हमारा ये नीचे वाला यहाँ पर कॉलम में लिखेंगे तो ये पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम में, ये हमारा तीसरा कॉलम में। अब ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, इनको सभी को प्लस कर देना। तो यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 3 6, यहाँ पर जोड़ने पर कितना हुए, 6 हुए। तो यहाँ पर इस आकृति में 6 त्रिभुज है। यही वाली ट्रिक यहाँ पर लगाएंगे तो ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, इनको भी जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में 3 त्रिभुज है। तो ये ट्रिक मैंने अभी आपको यहाँ पर गिन के बताया था और यहाँ पर भी ट्रिक से भी 3 निकल के आ चुका है। तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से क्या होता है कि किसी भी आकृति में हम क्या करते हैं, जल्दी काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए
जैसे यहाँ पर हमें यहाँ से ये वाली आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से ये वाली, ठीक है। तो ऐसी आकृति में आपको पता है कि जो ये आकृति जो इसके जैसी है, तो अगर ये इसके जैसी, इसका मतलब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे सीधे। हम यहाँ पर ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें 3 हो जाएंगे। और सेम ऐसी की ऐसी आकृति आपको यहाँ से भी बनती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से ये वाली इतनी सी, ठीक है। तो अगर उसमें 3 है तो इसको भी मिलाकर इतनी वाली आकृति में भी यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। तो 3 3 6 तो हमने यहाँ पर गिन लिया। उसके बाद और देखेंगे तो और हमें यहाँ से ये वाली बनती हुई दिखाई दे रही, सेम वैसी की वैसी, ठीक, ये 3 से मिलकर। तो यहाँ पर भी उस तरीके से यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो 3 हमने यहाँ से भी गिन लिया है। कि आपको और भी कहीं से निकलते हुए दिख रहे हैं, तो आपको एक यहाँ पर बन रहा है, एक हमारा यहाँ पर बन रहा है। तो अब हमने इधर इधर कितने गिन लिए, तो 3 3 6 3 9 10 11, 11 तो हमने यहाँ पर गिन लिए। उसके बाद एक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फिर इधर देखेंगे तो एक हमारा यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। क्या आपको और भी कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे अभी हमें यहाँ पर और भी कहीं से बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो अब अगर हम यहाँ पर टोटल करेंगे तो देखिए सिंगल वाले कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये है। 7 के बाद यहाँ पर देखिए 7 के बाद 9 ही है, तो 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाए। यानी कि इस आकृति में जो त्रिभुज की संख्या है वो कितनी है, 16 है। कितनी है, टोटल 16 है। तो ऑप्शन में देखिए 16 कहाँ पर है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। और आपको यहाँ पर ये वाली जो तरीका मैंने बताया ये आपको पता होना चाहिए, आप या तो नोट कर लीजिए, बाकी मैं हर वीडियो में आपको बेसिक तो बताता ही हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि दी गई आकृति में कितने आयत थे। अब आपको इस आकृति में आयत बताना। आपको पता होगा कि यहाँ पर एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो त्रिभुज से पूछे जाते हैं, आयत से पूछे जाते हैं और वर्ग से पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इन तीनों के आपको ट्रिक पता होना चाहिए। जैसे आयत और जो वर्ग है उनके तो सेमी ट्रिक है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी त्रिभुज की अलग है। तो यहाँ पर मैं इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए आयत क्या होता है कि जिनकी आमने सामने की भुजा समान होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक आयत है, ये हमारा एक आयत है। अब इसमें हमें आयत कितने ये गिनना है, तो इसमें गिनने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ट्रिक लगाना है। वैसे तो आप सिंगल सिंगल गिनोगे, 1 2 2 3 ऐसे करके गिनोगे तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा समय भी लग सकता है और 1 2 मिस्टेक भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ट्रिक लगाना। ट्रिक क्या लगाना, यहाँ पर भी आपको कॉलम में संख्या लिखना, एक तो साइड से और एक ऊपर से, ठीक है। किसी भी साइड से लिख सकते हैं। तो मान लो मैं इधर से लिखूँ तो ये मेरा पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये है तीसरा कॉलम है। ऊपर से लिखेंगे तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ठीक है। अब ये हमने क्या करा, कॉलम में संख्या लिखना। कॉलम में संख्या लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना, अलग अलग कॉलम को जोड़ देना है। तो इधर से जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और इधर से जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ से कॉलम को जोड़ने पर कितने 6 आ रहे हैं। जो दोनों तरफ से कॉलम को जोड़ते हैं और जो संख्या आती है उनको क्या करना, आपस में गुणा कर देना है। तो 6 कितने हो जाएंगे, 6 36 हो जाएंगे। यानी कि इस आकृति में भी 36 आयत है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस आकृति में गिनते हैं, तो इस आकृति में भी हमें जो आकृति दिखाई दे रही है आपको इतनी सी दिखाई दे रही है, यहाँ से ये वाली, ठीक है। आयत कैसा होगा, तो यहाँ पर बना हुआ होगा, बाकी क्रॉस में तो आयत बनेगा ही नहीं। तो आकृति में जो आयत दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर इतना सा दिखाई दे रहा है। तो इतना सा हम बाहर इसको उठाकर लाकर यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये मैंने क्या करा, इसको बाहर उठा लाया और बाहर उठाने के बाद वो किस टाइप का, वो इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखेंगे तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। इधर से लिखेंगे तो पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम है। इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे और इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। ऐसा करने के बाद मैंने बताया था आपको इनको आपस में गुणा कर देना है। तो इनका गुणा करेंगे तो 3 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। यानी इस वाली आकृति में जो हमारे पास आयत की संख्या वो कितनी है, 9 है। तो 9 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको ये आयत गिनने की भी ट्रिक पता होना चाहिए। इस ट्रिक से आप कुछ ही सेकंड में गिन सकते हो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 से। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम का प्रश्न है। यहाँ पर मैंने वो प्रश्न नहीं लिखा कि जिसे उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता हो, ठीक है। मैंने उतना प्रश्न नहीं लिखा है। यहाँ पर सीधे सीधे मैंने उन्हीं वर्गों को यानी कि उन्हीं शब्दों को ले लिया है। तो जैसे यहाँ पर आपको इंसेक्ट दिख रहा है, एनिमल दिख रहा है और पॉइजन से दिख रहा है, ठीक है। मतलब देखिए कीट है, यहाँ पर जंतु है और वो विषैला है। यानी कि यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमारे पास कीट जंतु विषैला है इनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये आपको बताना। तो वेन डायग्राम के प्रश्न कैसे सोल्व करना ये तो आपको मैं हर प्रैक्टिस सेट में सिखाता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप कीट जंतु विषैला जो 3 शब्द दिए हैं इन 3 शब्दों को ध्यान से देखना क्या इनको आप जानते हो या नहीं जानते हो। तो यहाँ पर आपको पता होगा क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम जानते ही नहीं, समझ में ही नहीं आता, पता ही नहीं होता कि ये क्या है। तो वहाँ पर हम थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कन्फ्यूज होने के बावजूद भी मैंने सिखा रखा आपको कि ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको
प्रश्न को सोल्व करना, जैसे एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पर ही हम समझ लेंगे, जैसे यहाँ पर कीट दिया है तो कीट आप जानते हो, फिर जंतु दिया है, यहाँ पर विषैला भी दिया है यानी कि जहरीला। आप इन तीनों के बारे में जानते हो और जानते हुए भी कभी कभी गलती कर देते हो क्योंकि उनका संबंध बताने में आप मिस्टेक कर देते हो। तो यहाँ पर कैसे सोल्व करना, देखिए एक एक शब्द का हम डायग्राम बनाएंगे आराम से। तो सबसे पहले मान लो पहले शब्द का बनाते इंसेक्ट यानी कि कीट का। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये क्या करा, कीट का डायग्राम बना लिया, ठीक है, क्या करा मैंने, कीट का डायग्राम बना लिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर जंतु है और विषैला है तो किसी भी एक का बना लो। तो मान लो मैं लाइन से इसका जंतु का बनाता हूँ। अब जंतु का डायग्राम हमको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बनाना जैसे हमने कीट का बनाया है। अब जंतु का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने अभी यहाँ पर कीट का डायग्राम बनाया है, यहाँ पर जो हमने कीट का डायग्राम बनाया कि इनका जंतु से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे जितने भी कीट या इंसेक्ट आते हैं वो सभी के सभी जंतु के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, जंतु के यानी कि एनिमल के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पर जो जंतु का डायग्राम बनेगा वो यहाँ पर बाहर से बनेगा और एनिमल सारे के सारे इसके अंदर हो जाएंगे, ठीक है। आप इतना सा भी सही बना लिए हो, अगर ये वाला ऑप्शन में चेक करोगे तो आप कहोगे इस हिसाब से तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए बचा, यही वाला होगा। ये लगा के आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इसीलिए आपको ऑप्शन एलिमेंट करके सोल्व करना, कभी आपको कोई शब्द समझ नहीं आए तो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास तीसरा शब्द बचा, इसका भी हम बना देते हैं। तीसरा कह रहा है कि विषैला, विषैला मतलब जहरीला। तो जहरीला का संबंध क्या करेंगे, इनका डायग्राम बनाने से पहले हम दो शब्दों का देखेंगे कि कीट और जंतु का संबंध विषैला से है या नहीं है। तो आप कहोगे कि यहाँ पर कुछ कीट मतलब कीट जहरीले होते हैं लेकिन सारे के सारे नहीं है, कुछ होते हैं, और एनिमल भी जहरीले होते हैं लेकिन सारे के सारे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ वाला, क्योंकि कुछ अलग चीज़ भी ऐसी होती है जहरीली होती है, यहाँ पर हम कुछ में लेंगे। तो इन दोनों को कुछ कुछ में लेंगे और डायग्राम कैसा बनाएंगे, कुछ इस टाइप से बनाएंगे जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको ये वेन डायग्राम का भी प्रश्न समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करके भिन्न संख्या चुने, यानी यहाँ पर आपको 4 विकल्प में संख्या लिखी हुई दी है। इन संख्या में एक अलग है, बाकी 3 एक जैसी है, किसी न किसी रिलेशन को लेके 3 एक जैसी एक अलग है, तो उसका चयन करके आपको बताना, ठीक है। और बाकी आपको पता होगा कि यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट के साथ ही हर प्रश्न को, हर चैप्टर का अलग अलग चैप्टर के प्रश्न होते हैं, लगभग रीजनिंग के लगभग आपको पता 90% चैप्टर के प्रश्न मेरे इस प्रैक्टिस सेट में ऐड होते हैं, ठीक है। और हर प्रश्न को मैं आपको एकदम डिटेल में बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये आपको पता होगा क्योंकि मैंने जितने भी प्रश्न अभी तक समझाए हैं, और कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अभी तक रीजनिंग नहीं पढ़ी थी वो भी इस प्रैक्टिस सेट से ही क्लियर कर लेता है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर जितने भी प्रश्न को सोल्व करवाता हूँ उनको डायरेक्ट बेसिक से ही बता देता हूँ, क्योंकि इस प्रश्न को सोल्व करोगे ना तो उसके आधार पर वैसा ही प्रश्न अगर वैल्यू चेंज रहेगी तो आप दूसरे प्रश्न को भी सोल्व कर लोगे, उस तरीके से मैं बता देता हूँ, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं, वीडियो देखते हो लेकिन क्या करते हो कि वीडियो को ना तो लाइक करते हो ना ही चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपने तो बता दिया होगा कि इसमें से अलग कौन है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको आसानी से दिख रहा है, जैसे 38 से 39 से 40 से और 36 से। तो अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो ये हमारा एक पूर्ण वर्ग है, मतलब ये स्क्वायर है और बाकी हमारा पास नहीं है। अब कुछ लोगों का यहाँ पर ये आएगा कि यहाँ पर जो हमारे पास 39 है, ठीक है, ये जो हमारे पास 39वीं संख्या है ये हमारी विषम संख्या, बाकी सभी के सभी की सेम है। तो इस तरीके से तो ये वाला भी सही हो जाना चाहिए। तो ये आपके मन में डाउट आ रहा होगा, लेकिन ये जो प्रश्न है ये एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा था और वहाँ पर इसने वर्ग वाले को पहले प्राथमिकता दी। लेकिन अगर यहाँ पर स्क्वायर वाला नहीं निकलता तो हम यहाँ पर 39 को लगा सकते थे। अगर यहाँ पर मान लो कि संख्या इसकी जगह 34 होता तो यहाँ पर हम 100% 39 को सही जवाब मानते। अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर 34 होता तो, लेकिन 36 है तो पहले हम क्या करते हैं, वर्ग वाले को सही जवाब मानेंगे, ऐसा एडिक्विटी पैटर्न का कहना है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये भी हो सकता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर एडिक्विटी के हिसाब से यहाँ पर इसने वर्ग वाले को सही माना था पहले, तो वर्ग वाला यहाँ पर अलग हो जाएगा, बाकी ये तीनों किसी के वर्ग नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यह हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, शब्द एनालॉजी का प्रश्न है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार हानि और लाभ का जो आपस में संबंध है उसी प्रकार व्यय के साथ किस शब्द का संबंध है ये आपको बताना। यहाँ पर आपको जो अनुपात वाला चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर समानुपात हो जाएगा, ठीक है। डबल हो सकता है कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पर समानुपात वाला लगेगा। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि लाभ और हानि का आपस में क्या संबंध है। तो लाभ का विपरीत क्या होता है, यानी कि
कि लाभ का विलोम क्या है, तो लाभ का विलोम हानि है, हानि का विलोम लाभ है। मतलब ये हानि और लाभ जो एक दूसरे के विलोम है, तो यहाँ पर व्यय दिया है, तो व्यय का विलोम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे व्यय का जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि व्यय का विलोम क्या है। तो देखिए जिससे हानि का विलोम लाभ है, उसी प्रकार व्यय का क्या है, तो आपको हो गया आय है। व्यय मतलब खर्चा और आय मतलब कमाना होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका जो संबंध होगा वो किससे होगा, जिस तरीके से हानि का लाभ से, तो उसी प्रकार व्यय का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो आय ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि 13 @ 2 # 5 = 10 है, ठीक है, और यहाँ पर 43 # 9 @ 16 = 50 है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 8 / 6 # 3 बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये एक प्रकार का हम जैसे एनालॉजी या फिर कोडिंग डिकोडिंग में जो प्रश्न पढ़ते हैं ना, उसी चैप्टर का प्रश्न, बस हमें ये होता है कि बीच में हमें कोई भी चिन्ह दिया है। यहाँ पर आप यानी कि देखिए 13, 2, 5 है, इनको ऐसा क्या करो कि आपको यहाँ पर 10 मिले, बस ये पता करना, और सेम लॉजिक यहाँ पर लगा के आपको यहाँ पर 50 का पता करना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं, ठीक है, यानी सबसे पहले यहाँ पर 10 का पता करना, तो यानी इन संख्याओं को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 10 मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे एट द रेट है, तो एट द रेट को मैं प्लस मान लेता हूँ, और यहाँ पर मान लो इसको माइनस करेंगे तब जाके 10 प्राप्त होगा। तो 13 और 2 को जोड़ देंगे, 13 और 2 को अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, और 15 में से ये 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, तो हमारे पास 10 बचेंगे, और 10 यहाँ पर है। ठीक है, यही वाला लॉजिक यहाँ पर लगाते हैं। तो मैंने क्या करा था, यहाँ पर एट द रेट वाले को प्लस माना था और यहाँ पर इस वाले को माइनस माना था। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं हम, तो यहाँ पर 16 और 9 कितने होंगे, 25 होंगे, कितने होंगे, 25 होंगे। ठीक है, और 25 में से अगर हम यहाँ पर 43 को माइनस करते हैं, 25 में से अगर हम यहाँ पर 43 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, तो आपको हो गए 50 तो आएगा नहीं। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे वहाँ पर हम प्लस माने थे वैसे कि वैसे यहाँ पर भी हम प्लस मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कब कैसे भी हमें यहाँ पर मानना है, तो अगर हम इसको प्लस मानते हैं, ठीक है, अगर हमने तो यहाँ पर क्या करा था, इसको जोड़ा था, अब इसको प्लस मानते थे, यानी अगर हम इसको एक बार देखिए, यहाँ पर पहले माइनस प्लस हुआ था, यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जोड़ देते, ठीक है, मान लो कि मैं 43 और यहाँ पर इसको जोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर 16 और 43 को जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 59 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, अभी यहाँ पर मैंने इन दोनों को जोड़ा, और इस वाली संख्या को अगर मैंने 9 को घटा दिया, यहाँ पर मैंने क्या करा, 9 को घटा दिया, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 50 बचेंगे, और 50 यहाँ पर लिखा है। अब सेम लॉजिक हम इधर लगाते हैं, सेम लॉजिक यहाँ पर लगाते, देखिए पहले दो संख्या इसमें लास्ट वाले को जोड़ा, अब वापस से इन दोनों को जोड़ना चाहिए। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते तो 8, 6, 14, और 14 में से इन दोनों को प्लस करा तो 14, 14 में से अगर मैं यहाँ पर 3 को घटा दूँ तो कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। या अगर मैं ऐसा करूँ, अभी तक तो हमने यहाँ पर 11 का पता किया, और 11 हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया भी है। अगर मैं यहाँ पर ये करूँ कि 8 और 3 को जोड़ दूँ, 8 और 3 को जोड़ूंगे तो 11, और 11 में से बीच वाले 6 को घटा दूँ, 8 और 3 को जोड़ूँ और बीच वाले 6 को घटा दूँ, तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 5, और 5 हमें ऑप्शन में दिया नहीं, तो ये लॉजिक नहीं लगा सकता हम। या फिर ऐसा करता, हमने यहाँ पर क्या करा, इन दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर लिया था, क्योंकि एक को जोड़ के हमें माइनस भी करना है, क्योंकि इनमें ऐसा ही हो रहा है, एक बार जोड़ा भी और माइनस भी किया है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 9, और 9 में से क्या करेंगे, 8 को माइनस करेंगे, तब भी एक बचेगा, एक भी ऑप्शन में नहीं है। तो यही वाला लॉजिक सही है। यहाँ पर 8 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे, मतलब सॉरी 8 और यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 और 6 14 हो जाएंगे, और 14 में से इस 3 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर 11 आना चाहिए, वो 11 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब आप यहाँ पर कहोगे कि हमें तो समझ में आया नहीं है, आपने परफेक्ट चिन्ह का यूज़ नहीं करा है, आगे पीछे कर दिया है, तो ये प्रश्न ही वैसा है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न एसएससी में, और इसमें ऐसा था। अगर मैं आपको प्रॉपर लॉजिक बताऊं तो हमें यहाँ पर किसका पता करना था, यहाँ पर 50, 10 का पता करना था। अब इन संख्या में आपको एक दो मतलब किन्हीं दो संख्या को जोड़ना है और उसमें से एक संख्या को इन्हीं में से घटाना है। ऐसे करके संख्या करके हमें 10 लाना था, और सेम लॉजिक हमने यहाँ पर भी लगाया कि मतलब एक बार जोड़ा एक बार घटाया। ठीक है, वैसा कि वैसा हमने यहाँ पर भी किया, तो ये लॉजिक है। अब बढ़ते हम प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि किसी कोड भाषा में
यहाँ पर स्पेस यानी कि SPACE को 991 के रूप में लिखा गया है। और यहाँ पर कह रहा है कि ROTTEN यानी कि रोटेन को 670 के रूप में लिखा गया है उसी भाषा में। यहाँ पर मीन को किस प्रकार लिखा जाएगा ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और यहाँ पर लेटर का कोड हमें संख्या दी है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर संख्या या तो हमारे पास एक साथ होती कि या तो 51 लिखा हो, या फिर एक ही बात मान लो 7 लिखा हो, या फिर ऐसा लिखा हो कि यहाँ पर मान लो 19 है, फिर 7 है, 0 है, 2 है, कुछ ऐसी संख्या लिखी हुई मिलती है। लेकिन यहाँ पर तो हमें डेस में देखने को मिल रही, ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, लेकिन यूनिक है नहीं। बस देखिए, अगर आपको पहली संख्या की बात करो तो इसमें कितने 1 2 3 4 5 है और यहाँ पर 5 है। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ पर 6 लिखा है। उसी प्रकार 1 2 3 4 तो यहाँ पर 4 यानी कि सभी में 4 दिया भी है। तो पहली वाली संख्या तो आप आसानी से पता कर भी ले और दिख भी गई। हमें दूसरी का पता करना, जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर संख्या में 51 लाना है। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू को क्या करेंगे, मतलब इनकी प्लेस वैल्यू को हम जोड़ के देखेंगे। जैसे एस हमारा 19 नंबर पे आता है, पी हमारा ABCD में 16 नंबर पे आता है, कितने 16 नंबर पे आता है। फिर ए हमारा ABCD में 1 नंबर पे आता है, सी ABCD में 3 नंबर पे आता है, और ई हमारा ABCD में 5 नंबर पे आता है। अब इनको हम प्लस करके देखते हैं कि 51 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको प्लस करेंगे तो नहीं आएगा। कैसे, देखिए 19 और कितने हो जाएंगे 20, 20 में 16 को जोड़ेंगे तो 36, 36 में 3 को जोड़ेंगे तो 39, 39 में 5 को जोड़ेंगे तो 44 हो रहे हैं। अब 44 और यहाँ पर 51 है, गुणा करके भी 51 नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम दूसरी लॉजिक लगाते हैं। दूसरी लॉजिक क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर देखिए इनका विपरीत निकालते हैं। एस का क्या है तो एस का एच है, ठीक है। आपको पता होगा कि एस का जो विपरीत लेटर एच है, और पी का क्या है तो पी का के है, पी का क्या है तो के है, तो यहाँ पर के को लिखते हैं। फिर ए का क्या है तो ए का जेड है, और सी का क्या है तो सी का विपरीत लेटर आपको पता होगा सी का एक्स है, और फिर ई का क्या है तो ई का वी है, ठीक है। इनको हम संख्या में बदलते हैं। एच कितने नंबर पे आता है 8 नंबर पे, के कितने नंबर पे 11 पे, जेड कितने पे 26 पे, और एक्स कितने पे 24 पे, और वी कितने पे 22 नंबर पे आता है। अब इनको जोड़ के लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 24 और 26 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 50 हो जाएंगे, और यहाँ पर 11 और 22 को जोड़ेंगे तो 33, 33 मतलब 50 में 33 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 83 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 83, और 83 में 8 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 8 3 11 का 1 यानी कि 51 हो रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 51 आ रहा है, ठीक है। यानी कि प्लेस मतलब उनके अपोजिट लेटर को लेकर उनको क्या करना होगा, उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ना होगा, ठीक है। कि यही वाला लॉजिक रोटेन के साथ फॉलो हो रहा है क्या, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि चेक करना जरूरी है। आपको यहाँ पर सीधे आपको मीन का नहीं बताना, चेक करना जरूरी है। आर कितने नंबर पे आता है ABCD में 18 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है तो ओ 15 नंबर पे आता है। और टी कितने नंबर पे आता है तो टी आपको पता होगा, यहाँ पर हमें विपरीत निकालना, यहाँ पर हमें विपरीत निकालना है। तो आर का विपरीत क्या है आई है। उसके बाद ओ का क्या है तो ओ का आपको पता होगा एल है। टी का क्या है तो टी का विपरीत लेटर जी है। यहाँ पर डबल टी है, ठीक है, डबल टी है तो यहाँ पर डबल जी को ले लेंगे, इनके विपरीत लेटर, ठीक है, जी है। ई का क्या है तो ई का वी है, और एन का क्या है तो एन का एम है। अब इनको संख्या में बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आई कितने नंबर पे आता है 9 नंबर पे, एल कितने नंबर पे 12 नंबर पे, जी कितने नंबर पे 7 पे, जी 7 पे, वी कितने पे 22 पे, और एम हमारा 13 नंबर पे आता है। अब इनको हम एक बार जोड़ के देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 14, और 14 में क्या करेंगे इस 12 को जोड़ देंगे तो 14 12 कितना हो जाएंगे 16 10 26 हो जाएंगे। और 26 में क्या करेंगे 9 को जोड़ेंगे तो 26 और 9 कितना हो जाएंगे 35, 26 और 9 35, और 35 में अगर हम यहाँ पर देखिए इनको पहले जोड़ देते हैं। यहाँ पर कितना आया 35 आया है, यहाँ पर जोड़ने पर हमारे पास कितना 35 आ रहा है, ठीक है, कितना 35। अब यहाँ पर हमारे पास 22 और 13 है, तो 22 में 3 को जोड़ेंगे तो 25 25 10 35 हो रहे हैं। यहाँ पर भी कितना हो रहे हैं 35 हो रहे हैं, और 35 35 कितना होते हैं 70 होते हैं। तो यहाँ पर सभी को जोड़ने पर 70 आ रहा है, और 70 यहाँ पर भी दिया है। अब हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लॉजिक मिल चुकी है, तो अब यहाँ पर हम मीन का आसानी से बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे, इनका विपरीत लेटर क्या है तो एम का एन है, फिर ई का क्या है तो ई का वी है, और ए का क्या है तो ए का जेड है, और एन का क्या है तो एन का एम है, ठीक है। इनको संख्या में बदलेंगे। एन हमारा 14 नंबर पे आता है, वी हमारा 22 नंबर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिया जेड, जेड कितने नंबर पे 26 नंबर पे, और एम 13 नंबर पे आता है। इनको जोड़ लेंगे। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर 26 और 13 और 26 कितना हो जाएंगे, तो 13 26 39 हो जाएंगे। इनको प्लस करने पर 39 हो रहा है, और 39 में आपको पता है 40, इसमें एक ले लेंगे तो 40, 40 में 21 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 61, और 61 में 14 को प्लस कर देंगे। 61 में क्या करेंगे, 14 को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे, आपको हो गए यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 75 हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 और 75 आपको ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लॉजिक में समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, और यहाँ पर भी लेटर का कुछ संख्या ही दिया है। तो यहाँ पर संख्या मैंने बताया था कि बड़ी दी है, जैसे यहाँ पर छोटी छोटी संख्या अलग दिख रही थी, यहाँ पर अलग कोड दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में COR यानी क्राउड को यहाँ पर क्या लिखा 23 41 59 24 लिखा, और यहाँ पर TRHICK को ये लिखा है। तो हमें यहाँ पर बताना कि FRUGAL का क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इनको भी हम संख्या में बदलेंगे, जिससे सी ABCD में कितने नंबर पे 3 नंबर पे आता है, R कितने नंबर पे 18 नंबर पे आता है, और O कितने नंबर पे, तो O हमारा 15 नंबर पे आता है, और W कितने नंबर पे, तो 23 नंबर पे आता है, और D कितने नंबर पे 4 नंबर पे। अब ये संख्या यहाँ पर हमें ऐसी दिखती हुई नहीं दिख रही, ठीक है, ना 18 दिख रहा है ना 15 तो दिख रहा है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर नहीं दिख रहा। तो क्यों ना हम इनके विपरीत निकाल लेते हैं। जैसे सी का विपरीत क्या है, एक्स है, एक्स कितने नंबर पे 24 नंबर पे आता है। यानी अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर देखिए डी का विपरीत लेटर क्या है, तो आपको कहोगे डी का विपरीत लेटर डब्ल्यू है, और डब्ल्यू कितने 23 नंबर पे आता है। और डब्ल्यू का विपरीत लेटर क्या है, डी है, डी कितने नंबर पे 4 नंबर पे आता है, 4 लिखा है। ओ का विपरीत लेटर क्या है, तो ओ का एल है। ओ का क्या है, यहाँ पर ओ को वैसा की वैसा लिखा है, ठीक है। ओ को यहाँ पर मैं कलर कर देता हूँ, ओ हमारा सवर लेटर भी है, तो ओ को यहाँ पर इसने वैसा की वैसा लिखा है कि जैसे बीच वाला जो है, ठीक है, बीच वाला जो ओ है ये कितने नंबर पे 15 पे आता, तो यहाँ पर सीधे 15 लिखा है। फिर यहाँ पर बाकी देखेंगे, आर का विपरीत आई है, आई 9 नंबर पे आता, 9 लिखा है। सी का एक्स है, एक्स 24 नंबर पे आता है, यहाँ पर 24 लिखा है। तो बीच वाला लेटर की प्लेस वैल्यू वैसे ही लिखिए। क्या ऐसा कैसा इसके साथ भी हो रहा है बीच वाला, या फिर आपको कि जो सवर है, ठीक है, ये क्या थे, सवर थे, ए आई, ठीक है, AEIOU, ये क्या है, सवर है। तो इसमें ओ था, ओ सवर था, तो सवर को वैसा कि वैसा लिखा। क्या ऐसा कि हम ऐसे में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए टी का अपोजिट क्या है, के है, यहाँ पर पीछे से करना है। यहाँ पर के का अपोजिट क्या है, यहाँ पर के का पी है, तो यहाँ पर पी 16 नंबर पे आता है, 16 लिखा है। सी का एक्स है, एक्स 24 नंबर पे आता है, 24 लिखा है। आई तो वैसा कि वैसा लिखना चाहिए, क्या, क्योंकि आई सवर है, क्योंकि आई सवर है तो आई का आई 9 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर 9 लिखा हुआ मिलना चाहिए, तो 9 लिखा है। उसके बाद एच का विपरीत एस है, एस 19 नंबर पे आता है, 19 लिखा है। आर का आई है, तो आई 9 नंबर पे आता है, 9 लिखा है। टी का जी है, जी 7 नंबर पे आता है, यहाँ पर 7 भी लिखा है। तो यहाँ पर आपको लॉजिक मिल चुकी है, जो सवर होगा वहाँ पर उसका प्लेस वैल्यू वैसी की वैसी लिखना है। एफ का विपरीत क्या है, एफ का विपरीत यू है, यू 21 नंबर पर आता है। आर का क्या है, आई है, आई 9 नंबर पे आता है। यू का वैसे की वैसे लिखना, तो यू कितना, यू का 21 है प्लेस वैल्यू। उसके बाद जी क्या है, जी का विपरीत लेटर टी है, तो टी 20 नंबर पे आता है। ए का वैसे की वैसे लिखना, तो 1 लिखना है। एल का ओ है, तो ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर 21 92, यानी कि 21 के बाद यहाँ पर आपको 9 भी मिलना चाहिए, यानी हमें पीछे से लिखना था, सॉरी, यहाँ पर हमें पीछे से लिखना था, तो पीछे से 15 1, यहाँ पर आपको 15 के बाद 1 के बाद 20 मिलना चाहिए, ठीक है। तो 15 1 20 हमें ऑप्शन में ये वाले सी में दिख रहा है, पीछे यहाँ पर हमें सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमें पीछे से बताना था। कहाँ से पीछे से बताना था, अगर इस संख्या को उल्टा लिखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोडित प्राणी में, यानी यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोडित प्रणाली में यहाँ पर मैंगो इज सीवीट को यहाँ पर 629 के रूप में कोडित किया गया है, और मैंगो ट्री इज टाल को यहाँ पर 72 और 90 के रूप में कोडित किया गया है, और यहाँ पर टॉल ट्री इज हेल्दी को 52 87 के रूप में कोडित किया गया है। इस कोडित प्रणाली में यहाँ पर हेल्दी के लिए कोड क्या होगा, ये आपको बताना। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, कॉमन देख के काटना, ये मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको यहाँ पर लेटर में क्या करना होगा, लेटर में कॉमन देखना होगा, और सेम टाइम में आपको संख्या में भी कॉमन देख के काटना है। जो यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा है, इनको क्या करना, आपको कॉमन देख के काटना है। तो कॉमन देख के काटिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो आपको अगर मैंगो मिल रहा है तो मैंगो को काटा। इधर से हमें 2 कॉमन देखने को मिल रहा है, तो मैंने 2 को काट दिया।
वापस से मुझे यहाँ पर ईज भी कॉमन देखने को मिल रहा है तो ईज को काट लूँगा। यहाँ पर नो कॉमन देखने को मिल, नो को भी काट दिया है, ठीक है। उसके बाद और देखेंगे तो यहाँ पर हमें ट्री कॉमन देखने को मिल रहा है, सामने देखेंगे तो 7 कॉमन देखने को मिल रहा है, 7 को काट देंगे। फिर से हमें यहाँ पर और क्या टॉल कॉमन देखने को मिल रहा है तो टॉल को काट देंगे। यहाँ पर हमें 8 कॉमन देखने को मिल रहा था, 8 को भी काट दिया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ईच के साथ 2 कट रहा था तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ईच के साथ 2 को काट देंगे, ठीक है, क्योंकि ईच के साथ हमने 2 को काटा था। ऊपर 6 बचा है तो 6, इधर सीविड बचा तो 6 और सीविड एक दूसरे के कूट हो जाएंगे। और इधर तो कोई बचा ही नहीं, इधर हेल्दी बचा तो हेल्दी, और यहाँ पर 5 बचा तो ये भी एक दूसरे के कूट हो जाएंगे। हमें यहाँ पर हेल्दी का पूछा था तो हेल्दी का क्या है, तो हेल्दी का 5 है, तो 5 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर आपको 3 कथन दिए हैं, कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है। कथन कुछ भी कहे, ठीक है, जैसे यहाँ पर कथन कह रहा कि सभी अंगूर जामुन है, तो आप ये मत कहना कि सभी अंगूर जामुन कैसे हो सकता है, ठीक है, बस आपको सत्य मानना है। तो कथन कह रहा है कि सभी अंगूर क्या है, यहाँ पर मैं अंगूर का ए ले रहा हूँ, ये मत कहना कि ग्रेप्स का जी लो, हमें बस समझना है, ठीक है। तो अंगूर का ए ले रहा हूँ, ए मतलब अंगूर, ठीक है, ए मतलब अंगूर। और इसका कहना कि सभी अंगूर क्या है, जामुन है, जितने भी अंगूर है सभी के सभी क्या है, जामुन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जितने भी अंगूर है सभी के सभी को जामुन के अंदर बना लेता हूँ, और जामुन का मैं यहाँ पर मैं जे ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरे को देखेंगे, यहाँ पर कह रहे कि कुछ जामुन क्या है, जूस है। इसका ये कहना कि कुछ जामुन क्या है, जूस है, तो यहाँ पर कुछ जामुन के हिस्से को मैं क्या करता हूँ, जूस के अंदर ले लेता हूँ, ये मैंने जूस बना दिया। तो जूस को मैं क्या करता हूँ, ये हिंदी वाला ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी जूस सोडा है। अब इसका कहना है कि सभी के सभी जूस क्या है, सोडा है, तो जितने भी जूस है सभी के सभी सोडा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी सोडे के अंदर बनाएंगे। और सोडा का भी मैं एस ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने सोडे का एस ले लिया। अब यहाँ पर इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये देखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी इसका डायग्राम बना लिया, डायग्राम से समझ लिया है। तो पहला निष्कर्ष से कह रहा है कि कुछ जामुन क्या है, अंगूर है। इसका कहना है कि कुछ जामुन क्या है, अंगूर है। क्या आपको यहाँ पर कुछ जामुन अंगूर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको होगा यहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ जामुन अंगूर दिखाई दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पर जब देखिए सारे के सारे अंगूर जामुन के अंदर है तो कुछ तो होंगे, तो यहाँ पर तो कुछ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये पहला वाला सही कह रहा है। दूसरे को देखें कि कुछ सोडा क्या है, जामुन है। क्या आपको यहाँ पर कुछ सोडा जामुन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमें कुछ सोडा जामुन भी दिखाई दे रहा है। तो दूसरा वाला भी सही कह रहा है कि कुछ सोडा जामुन है, तो दूसरा भी सही कह रहा है, यानी कि निष्कर्ष जो है दोनों की दोनों अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा, प्रश्न कह रहा कि मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी के दामाद की पत्नी है। महिला नूर से किस प्रकार संबंधित है, ये हम प्रश्न पूछा है। ये रक्त संबंध का प्रश्न है और ये हमारा इशारा करने वाला प्रश्न है। तो जब भी आपको इशारे करने वाले प्रश्न मिले तो वहाँ पर आपको खुद को लेके प्रश्न को सोल्व करना, ये मैंने आपको बता रखा। कैसे खुद को लेना, यहाँ पर हम मान लो अभी मैं आपको खुद को ले लेता हूँ, ठीक है। आप जो भी हो, लड़की हो या लड़का हो, मैं आपको खुद को ले रहा हूँ। कि जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि मंच पर एक महिला की ओर मतलब इशारा करते हुए नूर ने कहा। तो आपने एक मंच पे लड़की को देखा और उसकी तरफ इशारा करते आप खुद कह रहे हो, ठीक है। आपने क्या कहा कि वह जो लड़की है मंच पर, जो मंच पर एक लड़की है, ठीक है, वो उसमें नूर क्या कह रहा है, मतलब आप क्या कह रहे हो कि वह मेरे मतलब वो आपके पिता की पत्नी मतलब आपकी माँ, पत्नी का दामाद यानी कि आपकी माँ का दामाद, यानी कि हो सकता है वो आपका ही पति हो। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपके पिता की पत्नी के दामाद की पत्नी का क्या मतलब, जैसे मान लो कि ये आपकी माँ है, ठीक है, ये आपकी माँ है और माँ की कौन है, तो माँ की बेटी है, ये माँ की बेटी है, तो बेटी का कौन है, तो बेटी का पति है, ठीक है। बेटी का कौन है, पति है, मतलब पत्नी है, जो उसके पति की मतलब वो पत्नी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दामाद की पत्नी, तो ये दामाद है, उसकी वो पत्नी है। यहाँ पर कहेगा महिला नूर से किस प्रकार संबंधित है, जो ये महिला है ये उसकी माँ के दामाद की पत्नी, इसका मतलब ये है कि जो नूर से किस प्रकार संबंधित होगी, तो ये जो नूर की जो महिला है वो क्या लगेगी, बहन लगेगी। क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो ऑप्शन में देखेंगे बहन, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर खुद को लेकर सोल्व करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे।
अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां नीचे दी गई है, त्रिभुज के विपरीत फलक पर कौन सी छवि है उसे ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 3 पासे दिए हैं, इन 3 पासों पे मतलब कुछ चिन्ह दिए हैं। यहाँ पर आपको इन आकृतियों में से त्रिभुज के विपरीत कौन सी आकृति होगी ये बताना है। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी आपको एक से अधिक पासा सोल्व करना चाहे, पासे पे चिन्ह हो, लेटर हो, शब्द हो, कुछ भी हो, आपको पासे में कॉमन सतह देखना है। अब कॉमन सतह भी कैसे देखना? पहले 2 पासों में देखेंगे, तो इन 2 पासों में कॉमन सतह देखते हैं। और हमें किसका पूछा है? त्रिभुज का पूछा है, ठीक है। हमें यहाँ पर किसका पूछा है? त्रिभुज का पूछा है। तो इन दोनों में अगर हम कॉमन देखते तो कॉमन हमें यहाँ पर त्रिभुज सहित डबल कॉमन दिखाई दे रहे हैं। त्रिभुज सहित हमें यहाँ पर डबल कॉमन दिखाई दे रहे हैं। जब हमें डबल कॉमन दिखाई देते हैं तो जो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, जैसे यहाँ पर ये वाले दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। लेकिन हमें त्रिभुज का बताना, तो त्रिभुज का बताने के लिए हमें क्या करना होगा? इसका बताने के लिए हमें इसको छोड़ना होगा, अगले को देखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन देखते, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो आपको कि इन दोनों में कॉमन हमें ये डबल चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ये 2 आकृतियां, ठीक है। वृत्त और वर्ग हमें इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास डबल कॉमन है, और आपको पता है कि डबल कॉमन होता है तो यहाँ पर बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पर बची हुई सतह कौन सी है? तो एक इधर त्रिभुज है, इधर हमारे पास आप क्या हो? षटकोण होगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो त्रिभुज क्या है? षटकोण है। तो षटकोण अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि दी गई आकृति के सही जल प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, ठीक है, इसका सही जल प्रतिबिंब का चयन करना है। यहाँ पर आपको कोई रेखा नहीं दी, जैसे MN रेखा हो गया, XY रेखा हो गया, कोई रेखा नहीं दी है, ना कि AB रेखा। बस आपको सीधे कहा कि जल प्रतिबिंब का चयन करें। तो यहाँ पर जल प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि जो इनकी रेखा होती है वो नीचे बनती है, ठीक है। यानी कि इनकी छाया भी क्या बनेगी? नीचे बनेगी। यानी कि इसका प्रतिबिंब इधर नीचे की ओर कैसा बनेगा ये आपको बताना है। जब नीचे की ओर बनेगा तो ये सारे के सारे लेटर कैसे हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे। उल्टे हो जाएंगे कैसे? यहाँ पर मैं आपको बना के बता देता हूँ कि जैसे टी है तो टी का यहाँ पर शुरू में बनेगा टी, ऐसा दिखाई देगा। आर भी यहाँ से शुरू में बनेगा तो आर ऐसा दिखाई देगा। अगर हम इतना सा ऑप्शन में देख के कहीं गलती निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए आर उस साइड पलटेगा नहीं, तो ये वाली गलती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है। फिर हम यहाँ पर और दूसरे लेटर का बना के देख लेते हैं। दूसरे लेटर क्या है हमारे पास? यहाँ पर डी है, तो डी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा कि वैसा रहेगा। अगर हम यहाँ पर देखते तो डी यहाँ पर पलट रखा है, मैंने कहा कि प्रभाव नहीं पड़ेगा तो पलटेगा कैसा? तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया गलती निकाल के। उसके बाद वाई कहाँ पर? नीचे चले जाएगा। अगर हम यहाँ पर वाई को देखते तो इसमें वाई सीधा कि सीधा है क्या? सीधा ही रहेगा? नहीं, नीचे चले जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। हमने यहाँ पर गलती निकाल के 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, एक ही ऑप्शन बचा है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी हमारा पासे का प्रश्न है। प्रश्न करें कि यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति यहाँ पर बनाना संभव है? अक्षरों को केवल फलकों को इंगित करने के लिए दिया गया है। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि जो हमारे पास एक खुला पासा है, ठीक है, इस खुले पासे को बंद करेंगे तो कौन सा पासा हमें दिखाई देगा? कितने पासे जो बनेंगे, ये प्रश्न पूछा। और ऐसा प्रश्न मैंने पिछले 1 या 2 प्रैक्टिस सेट में करवाया भी था, ठीक है, और समझाया था भी कैसे करना है। तो यहाँ पर समझिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? खुले पासे में विपरीत निकाल लेंगे खींच के। देखिए, एक छोड़ के एक चलना, तो यहाँ पर यू का क्या निकलेगा? आई निकलेगा। तो यू का विपरीत क्या है? आई है, ठीक है। तो यू के सामने मैं आई को रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा? ए का जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ए के सामने क्या करता हूँ? जेड को रख लेता हूँ। ए का विपरीत क्या है? तो ए का जेड निकला है। उसके बाद बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ई का ओ, यहाँ पर मैं ई का ओ लिख देता हूँ, ठीक है। ये एक दूसरे के विपरीत है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कितने पासे बनाए जा सकते हैं। यानी कि आपको पता होगा कि विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देती है, विपरीत हमेशा छिपा हुआ रहता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, जैसे यू और आई विपरीत है, तो अगर यू दिखाई देगा तो आई नहीं दिखाई देगा, आई दिखाई देगा तो यू नहीं दिखाई। जैसे इनमें से कोई एक दिखाई देगा पासे पे, अगर दोनों एक साथ दिखाई दे रहे होंगे मतलब वो पासा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए। जैसे हमें यहाँ पर आई दिख रहा है, आई का यू नहीं दिख रहा तो ये बन सकता है। जेड दिख रहा है, जेड का ए नहीं दिख रहा, ये बन सकता है। ओ दिख रहा है, ओ का ई नहीं दिख रहा, मतलब ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये वाला मतलब पहला वाला पासा बन रहा है। दूसरे को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए ई और ओ, ये दोनों की दोनों आपस में विपरीत है, लेकिन यहाँ पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये वाला नहीं बनेगा। यहाँ पर ए ई आई,
क्या आई का क्या है, तो आई का यू है, नहीं दिख रहा। ए का क्या है, तो ए का जेड है, नहीं दिख रहा। ई का क्या है, ओ है, ये भी नहीं दिख रहा। मतलब ये वाला पासा बन रहा है, ठीक है, ये भी बन रहा है। यहाँ पर देखिए यू ओ, यू दिख रहा है तो आई नहीं दिख रहा। आई दिख रहा हमें, यहाँ पर देखिए ये वाला, ये भी एक दूसरे के विपरीत है और ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो पासे जो बनेंगे, जो संभव है, वो दो ही है। कौन से वाले, ए और सी वाले। तो ए और सी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो बस आपको इस तरीके से यहाँ पर पासे को बंद करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि दी गई आकृति का एक्स वाई रेखा प्रतिबिंब बताइए। अब देखिए, अभी हमने जल प्रतिबिंब वाला करा था ना, वैसा की वैसा प्रश्न, बस यहाँ पर अभी रेखा दे दी है। उस टाइम आपको वहाँ पर रेखा नहीं दी है, जैसे यहाँ पर एक्स वाई रेखा दे दी है, तो सीधी सी बात है कि वापस से जल प्रतिबिंब इसका बनेगा। अब जल प्रतिबिंब बना, इसका मतलब जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर नीचे आके कैसा दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। और यही वाली गलती अगर हम ऑप्शन में निकालते तो आपको होगा कि यहाँ पर सीधा है, यहाँ पर सीधा है, कि ये ऑप्शन हो सकते नहीं हो सकते। तो ऐसा आपको यहाँ पर गलती निकालना है। और ए भी यहाँ पर है, तो इसी डायरेक्शन में नीचे आके ए ऐसा दिखाई देगा, और पी कैसा दिखाई देगा, तो पी इधर आके ऐसा दिखाई देगा। अगर ये चेक कर दे तो यहाँ पर इन दोनों का स्थान चेंज हो रहा है। क्या स्थान चेंज होगा, क्या जल प्रतिबिंब में स्थान चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये नीचे चले जाएंगे, मतलब उनका उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी गलती है, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब हमारे पास केवल हमने गलती निकाल के ऑप्शन को एलिमिनेट करा, तो एक ही ऑप्शन बचा है डी वाला। तो डी वाला लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे, आपको यहाँ पर ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कर कि रोहन पश्चिम दिशा में देख रहा है, मतलब रोहन जो है पश्चिम दिशा में देख रहा है। अब यहाँ पर दक्षिणावर्त और वामावर्त वाला प्रश्न है, तो दक्षिण का मैं यहाँ पर डी ले लेता हूँ, वामावर्त का मैं वी ले रहा हूँ, ठीक है। तो जिधर घूमे होगा उसका उधर लिखूँगा मैं। यहाँ पर कह रहा है कि जो रोहन पश्चिम दिशा में देख रहा है और 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दक्षिणावर्त की जगह कितना घुमा, 45 डिग्री, और फिर से 180 दक्षिणावर्त, यानी कि वापस से 180 कितना घुमा है, तो ये दक्षिणावर्त ही घुमा 180 डिग्री, और फिर 225 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। ये कि वामावर्त कितना मुड़ता है, तो 225 डिग्री मुड़ता है, ठीक है। 225 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है, मतलब अब वह किस दिशा में देख रहा है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले दिशा दूरी, आपको पता होगा कि दिशा को हम दो तरीके से सोल्व, मतलब इन प्रश्नों को दो तरीके से, कि ये किधर देख रहा था, ये पश्चिम की ओर देख रहा था, ठीक है, ये दिशा है। तो ये किधर देख रहा था, तो यहाँ पर देखिए ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, ये हमारा पश्चिम हो जाएगा। तो जो रोहन कहाँ पर देख रहा था, पश्चिम की ओर देख रहा था। अब सबसे पहले ये क्या करा कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, मतलब दक्षिणावर्त मतलब दायां, तो दायां 45 डिग्री मतलब यहाँ बीच में रहेगा। इसका कहना है कि 180 डिग्री फिर वापस घुमा, तो 180 डिग्री का मतलब यहाँ पर 45, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 90, और 45 180 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो 180 डिग्री मतलब यहाँ पर आ चुका है। फिर इसका कहना है कि वामावर्त इसने कितना घुमा है, वामावर्त मतलब दक्षिणावर्त ही घुमा, सॉरी यहाँ पर क्या थे दक्षिणावर्त, यहाँ जाने के बाद फिर से यहाँ से 45 गया था और दक्षिणावर्त 180, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आया। अब वामावर्त कितना घूम रहा, बोला 225, 225 का मतलब कितना होता है, 225 मतलब 180 डिग्री यहाँ पर चले जाएगा, मतलब ये अभी इस साइड घूम रहा है, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, मतलब इधर देख रहा था तो ये इधर देख रहा था, तो इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, अभी वो उस साइड जाएगा, तो 180 डिग्री तो यहाँ पर वापस आ जाएगा। और अभी कितना बचा है, तो आपको होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री यहाँ, तो पश्चिम में ही वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इस तरीके से भी देख सकते हैं, इनको क्या करना, आपको जोड़ना है। इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 225 हो जाएंगे। आपको पता है कि दोनों तरफ जोड़ना है, तो इधर भी जोड़ेंगे तो 225 ही रहेंगे। उसके बाद दोनों को जोड़ने के बाद हमें क्या करना हो कि जो बड़ा होता है उसके तरफ घुमाना है उस दिशा से। तो यहाँ पर तो दोनों बराबर है, यहाँ पर हमारे पास दोनों बराबर है, 225 225 मतलब जिस दिशा में वो उसी दिशा में रहेगा, हमें कहीं भी घुमाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पश्चिम में था, और यहाँ पर भी इस तरीके से भी सोल्व करें तो पश्चिम आया था, और इस तरीके से भी पश्चिम आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब मैं अगले प्रैक्टिस सेट में आपको ऐसी टाइप के प्रश्न को और अच्छे से समझा दूंगा, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न लेके, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब कुछ प्रश्न आपको ऐसा रहता है कि पल्ले ही नहीं पड़ता, लेकिन मैं मेरी तरफ से समझा देता हूँ, लेकिन समझ में नहीं भी आता क्योंकि अलग अलग चैप्टर के प्रश्न हैं, तो मैं कोशिश करूँगा मैं और समझा दूँगा, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, क्योंकि आपको पता हर प्रैक्टिस सेट में मेरे उसी चैप्टर के प्रश्न टाइप वाइज रिपीट होते रहते, थोड़ा सा आप हर प्रैक्टिस सेट को देख लिया करो।
प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि अल्फा का अर्थ जोड़ और बीटा का अर्थ घटाना और गामा का अर्थ क्या है, गुणा है, और डेल्टा का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर कह रहा है कि तो 100 डेल्टा 50 बीटा 10 अल्फा और 2 गामा 3 का मान क्या होगा, मतलब क्या है ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर 100 को ले रहा हूँ, तो ये 100 है, तो 100 के बाद क्या है, तो यहाँ पर डेल्टा है, और डेल्टा का अर्थ क्या है, मतलब डेल्टा का अर्थ इसका कहना है कि भाग है, तो यहाँ पर हम भाग को ले लेंगे। डेल्टा का अर्थ भाग है, आगे क्या है 5 है, तो 5 को ले लूँगा। फिर बीटा, अब बीटा का अर्थ क्या है, तो बीटा का अर्थ इसने क्या कहा था, बीटा का अर्थ घटाना कहा था, यहाँ पर माइनस लगाएंगे। और अगली संख्या क्या है 10 है, तो 10 को ले लूँगा। अगला क्या है अल्फ़ा, अल्फ़ा का अर्थ क्या कहा, जोड़ कहा, तो यहाँ पर मैं प्लस लगा लूँगा। अगली संख्या 2 को लिख लूँगा। फिर यहाँ पर क्या कहा गामा, और गामा का अर्थ इसने क्या कहा, गुणा कहा, तो यहाँ पर गुणे लगा के अगली संख्या 3 को लिख लूँगा। ठीक है, अब इसे हम बोर्ड मास रूल पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले भाग देंगे, तो यहाँ पर भाग देने पर 5 दूना 10 यानी कि 20 बार में जाएगा। ऊपर से -10 को उतारेंगे, प्लस यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 डायरेक्ट हो जाएगा। इनको यहाँ पर प्लस माइनस करो, कुछ भी करो, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा प्लस का, और प्लस 6 करेंगे तो यहाँ पर बराबर कितने बचेंगे, 16 बचेंगे। तो समीकरण को सोल्व करने पर जो हमें दिया गया था उसको सोल्व करने पर 16 आ रहे थे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि शब्द डिक्शनरी के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ऐसा प्रश्न मैंने पिछले ही प्रैक्टिस सेट में करवाया था, जो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 21 था उसमें करवाया था, और वहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से बताया था। अगर आपने उस प्रैक्टिस सेट को देखा होगा तो यहाँ पर आप आसानी से कर लोगे। बस यहाँ पर लेटर चेंज है, शब्द चेंज है, बाकी सोल्व वैसा ही करना है। जो डिक्शनरी दिया है इनको हमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है और बताना कि कितने अक्षरों का मतलब स्थान अपरिवर्तित रहा है। जैसे यहाँ पर मैं अभी डिक्शनरी को लिख लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको वैसा ही लिखना भी है, जैसे डिक्शनरी को लिख लोगे उसके बाद आपको इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी मैं यहाँ पर डिक्शनरी को लिख रहा हूँ, लिखने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करूँगा। अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जैसे यहाँ पर ABCD में, इनमें सबसे पहले ABCD में पहले नंबर पे कौन आएगा, ए आएगा, तो ए को हम यहाँ पर आगे लिखेंगे। ए के बाद इनमें कौन आएगा, तो बी नहीं दिख रहा, सी आएगा, सी है तो सी है। सी के बाद ई नहीं दिख रहा, ई के बाद एफ नहीं दिख रहा, एफ के बाद जी, डी दिख रहा हमें, डी आएगा, सी के बाद डी है तो डी को ले लेते हैं। ई एफ जी एच, एच भी नहीं दिख रहा, एच के बाद आई दिख रहा है तो आई को ले लेंगे। आई के बाद डबल आई है तो डबल आई को ले लेंगे। आई के बाद हमारे पास क्या है, आई के बाद एन, जे, जे नहीं दिख रहा, जे के बाद के भी नहीं दिख रहा, के बाद के, एल भी नहीं, एल के बाद एम भी नहीं दिख रहा है, एम के बाद एन दिख रहा है, यहाँ पर हम एन को ले लेंगे। एन के बाद ओ दिख रहा है तो ओ को ले लेंगे। ओ के बाद ओ पी नहीं है, पी के बाद क्यू आर, आर है तो आर को ले लेंगे। आर के बाद एस नहीं है, टी है तो टी को ले लेंगे। टी के बाद लास्ट में वाई ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि कितने लेटरों का स्थान चेंज हुआ। जैसे डी पहले पे था, यहाँ पर नहीं है, इसके सामने होना चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये यहाँ पर है। ठीक है, इनका स्थान चेंज नहीं हुआ, ये वहीं के वहीं है। ये वाला हो गया है, इनका भी स्थान चेंज हो गया है, इसका भी हो गया है, इसका भी हो गया और इसका नहीं हुआ। तो यहाँ पर 2 लेटर का स्थान अपरिवर्तित है, मतलब इनका चेंज नहीं हुआ है, बाकी का सबका चेंज हो गया है। तो इन दोनों का परिवर्तन नहीं हुआ है और बाकी का परिवर्तन हो गया है। तो हमें 2 वाला ऑप्शन में देखना है, तो 2 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस ऐसे ही लिखना, वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह यानी कि रिक्त स्थान को प्रतिस्थापित करेगी। मतलब ऐसा है कि इस आकृति में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर हम किस विकल्प आकृति को उठाकर रखेंगे वैसी की वैसी कि हमारी आकृति पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आकृति को हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपको जो चीज़ें दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ पर ये लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है, तो वो तो हमें सभी में दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी वो वाली लाइन होगी, यहाँ पर होगी, उसके बाद ये लाइन यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आने के बाद लाइन ऐसी भी जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन तो ठीक है सब में है, और ये वाला गोल भी यहाँ पर होगा। ठीक है, इतना सा ऑप्शन में चेक करते हैं हम। तो अगर हम इस गोल की बात करें तो यहाँ पर जो गोल है वो है ही नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ए और सी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर 2 यहाँ पर हमें गोल दिखाई दे रहे तो वो 2 गोल यहाँ पर भी होंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या गलती निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए और क्या मिस्टेक, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा उल्टा एस दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो एस दिख रहा है हमारा उल्टा एस है,
यहाँ पर भी उल्टा है, सीधा की सीधा, ये दोनों की दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, ये दोनों की दोनों हमारे सेम है, जैसा वो ये वाला है वैसा कि वैसा ये है, तो क्यों ना ऐसा कैसा यहाँ पर भी होगा इस हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए एस कैसा है, ऐसा है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज के पास ऐसा कैसा होना चाहिए। तो ऐसा देखेंगे तो यहाँ पर उल्टा ऐसे, तो उल्टा वाला अब नहीं होगा, क्योंकि अगर ये वाला दोनों सीधे होते और यहाँ पर उल्टे होते तो दोनों उल्टे होना चाहिए था, लेकिन हमने आमने सामने का देखा, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे, और जो 21 नंबर का प्रश्न है ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब आपको मुझे कमेंट करके बताना। और अभी हमने सेम इसी टाइप का प्रश्न कॉमन देख के काटने वाला अभी सोल्व करा था, बीच में कुछ इनके साथ कुछ संख्या थी, तो उसी टाइप से ये प्रश्न है, कॉमन देख के काट के मुझे यहाँ पर NOT नहीं कि नोट का कोड क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पर एक लोगो दिखाई देगा। अगर आपने पहले वाले प्रैक्टिस सेट को अगर बाई चांस नहीं भी देखा हो तो यहाँ पर साइड में दिखाई देगा, उससे आप क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।